हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवाहर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग चुंबकत्व से संबंधित गाउस का नियम पढ़ने वाले हैं। कुछ याद आ रहा है आपको? गाउस का नियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो गाउस का नियम हमने पढ़ा था हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ा था ना, गाउस का नियम था ना। और गाउस के नियम से क्या आया था, फाई = समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही कुछ आया था। आज हम पढ़ने वाले चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ चुंबकत्व तो होगा, तो उसके लिए हमारा गाउस का नियम क्या होगा, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाउस चुंबकत्व से रिलेटेड गाउस का नियम पढ़ने से पहले चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानते हैं। वैसे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसको आप डिटेल से 9th चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 9th चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ही हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, तो वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मैं फिर भी बता दूँ, जैसे आपके पास में कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है और किसी अल्पांश, कोई अल्पांश है मान लो जिसका क्षेत्रफल है ds, तो इससे निकलना, इस अल्पांश से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो d फाई होगा, और नीचे b लगा दिया ताकि चुंबकीय फ्लक्स हो, वो होता है b डॉट ds। कितना होता है, b और ds का अदिश गुणनफल, मैंने डॉट लगाया है। इस अल्पांश से निकलने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो होगा b डॉट ds होगा। अब जो फ्लक्स से बाहर निकलता है ना, उसको हम धनात्मक मानते हैं, और जो इसमें एंटर करेगा ना, उसको हम ऋणात्मक मानते हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग, मैंने बताया ना, 9th चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस इसको अभी नहीं करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है MKS में, तो MKS की अगर हम बात की जाए तो उसमें तो हम लेते हैं इसका वेबर लेते हैं, और CGS की अगर बात की जाए तो उसमें हम लेते हैं मैक्सवेल। ओके बच्चों, मतलब MKS में तो इसका मात्रक होता है, MKS की बात की जाए तो वेबर होता है, जिसको कैपिटल W स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, और CGS में होता है इसका मैक्सवेल MX। ओके, अब इसकी यूनिट वगैरह ये सब क्या होती है वो हम 9th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इतना हो गया हमारा फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हमने जान लिया, बिल्कुल वैसा ही है जैसा विद्युत फ्लक्स होता है। विद्युत फ्लक्स होता है ना भाई, कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, विद्युत फ्लक्स के बारे में बताती थी, तो यहाँ कितनी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हमें बताएगी। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं चुंबकत्व से संबंधित गाउस का नियम। तो वो क्या होता है, चुंबक जो होता है, ये जो गाउस का जो नियम था ना, चुंबकत्व से संबंधित गाउस का नियम, इससे हमें ये पता चला कि चुंबक के एकल ध्रुवों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि कभी भी हमें एक पोल नहीं मिलता है, हमेशा ये 2 पोल के रूप में रहते हैं NS। तो चुंबकत्व में एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबकत्व की उत्पत्ति का सूक्ष्मतम स्रोत क्या हो सकता है, एकल ध्रुव तो नहीं होगा, या तो द्विध्रुव होगा, चुंबकीय द्विध्रुव होगा, या फिर कोई धारावाही लूप। भाई धारा के कारण भी तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, तो कोई धारावाही लूप हो सकती है, या फिर चुंबकीय द्विध्रुव। एकल ध्रुव तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक ध्रुव का तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ चुंबक का सूक्ष्मतम यानी कि सबसे छोटा स्रोत कौन सा है, तो आप कहेंगे या तो कोई धारावाही लूप हो सकती है, या चुंबकीय द्विध्रुव हो सकता है। अब इसी की वजह से हमें जो चुंबकीय बल रेखा है, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, वो हमें एक वक्र के रूप में प्राप्त होती है, और सतत भी होती है या नहीं। चलिए, यदि किसी बंद लूप की कल्पना कीजिए। अब मान लो आपके पास में कोई एक बंद लूप है, जिसका क्षेत्रफल है, जिस बंद लूप से घिरा क्षेत्रफल है S। कोई एक बंद लूप है और उस बंद लूप से घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना है S। इसके अल्पांश क्षेत्रफल सदिश ds से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स इतना होगा नहीं होगा। भाई इस बंद के ऊपर हमने कोई अल्पांश मान लिया, ठीक है, उस अल्पांश का क्षेत्रफल, ठीक है, ds, तो उससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो d फाई b होगा। वो कितना होगा, b डॉट ds। और चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, वो आपको इस फॉर्मूले से भी पता चल रही है या नहीं। भाई सदिश और अदिश गुणनफल आप लोग पढ़ के आ चुके हो 11th में अच्छे से। अदिश गुणनफल से प्राप्त राशि हमेशा, डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त राशि हमेशा अदिश होती है ना। तो हमारी जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो एक अदिश राशि होती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अतः इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। भाई ये तो इसके ऊपर छोटा सा अल्पांश था, उससे निकलने वाला फ्लक्स है। अगर मुझे इस पूरे से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए तो क्या कर दूँ, इसका इंटीग्रेशन कर दो, यही तो होगा। इसके बंद सरफेस के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो टोटल फाई भी कितना आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन। देखो ये जब भी लग जाए ना, इसका मतलब होता है बंद पथ, कि आप एक बंद पथ की बात करो, और पथ का नाम है S, क्योंकि हमने माना है S। b डॉट ds हुआ नहीं हुआ। अब
एक बात मुझे बताओ कि एक कोई बंद पथ है तो उसमें से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं एंटर करेगी बताओ उतनी ही बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी। भाई ये एक बंद पथ है, ये हमारा एक बंद पथ है। तो इस बंद पथ की अगर मैं बात करूं, ये मेरा एक बंद पथ है। इस बंद पथ से जितनी चुंबकीय बल रेखा है इसके अंदर, देखो जो इसके अंदर एंटर करती है ना, ठीक है, और ये निकल रही है इससे बाहर, तो जितनी इसमें एंटर करेगी बताओ उतनी ही इसमें से बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी, उतनी ही तो निकलेगी। और चुंबकीय जो ये होता है कि टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होगी, मतलब ये कि बंद पृष्ठ से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है उतनी ही उसमें क्या कर रही है, एंटर। तो बताओ कुल चुंबकीय बल रेखा इसमें से कितनी निकली, 0 हुई नहीं हुई, या नेट रेखाओं की संख्या 0 हुई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, जो बाहर निकलती है उनको हम पॉजिटिव कहते हैं और जो एंटर करती है उनको हम नेगेटिव कहते हैं। तो इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल किया नहीं किया ना भाई। मान लो इसमें से 3 रेखाएं निकल जा रही है और 3 ही बाहर निकल रही है, तो आप कहोगे कि जा रही है तो -3 और बाहर निकल रही है तो +3। तो बताओ टोटल रेखा इसमें से, यानी कि टोटल चुंबकीय या नेट क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, इसमें से 0 हो गई, हुई ना। ठीक है, तो अगर आपके पास में कोई बंद पृष्ठ है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा उसमें जितनी रेखाएं एंटर करेगी उतनी ही रेखाएं उसमें से बाहर निकलेगी। तो टोटल जो रेखाएं होंगी उनकी संख्या कितनी होगी, 0। और इसी को ही हम कहते हैं हमारा चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम। यानी कि यहाँ पर जो फ्लक्स बताता क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में तो बताता है कि कितनी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ है। फ्लक्स का एग्जैक्ट मीनिंग होता है क्या, यही तो होता है कि कितनी चुंबकीय बल रेखा है। तो बताओ बंद पृष्ठ में कितनी चुंबकीय बल रेखा है, 0। भाई जितनी एंटर करी उतनी ही बाहर निकल गई, तो 0 आई नहीं आई। तो यानी कि किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो 0 होता है। इसे ही हम चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम कहते हैं। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल या नेट चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। यही हमारा चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम है। तो हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपको क्लोज इंटीग्रेशन या क्लोज सरफेस के लिए 5 पूछा जाए तो हमेशा वो 0 होगा। और इस नियम को क्या कहते हैं, चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम। टोटल 5b क्लोज इंटीग्रेशन के लिए B.ds कितना होता है, 0। और ये 0 क्यों हुआ, ये समझ में आया, क्योंकि जितनी इसमें एंटर करी उतनी ही बाहर निकल रही है, इसलिए टोटल फ्लक्स कितना आया, 0। ओके बच्चों, अब चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम तो हमने पढ़ लिया, छोटा सा टॉपिक था, कोई ऐसा हार्ड नहीं था। बाकी चुंबकीय फ्लक्स के बारे में मैंने बताया ना, आप लोग 9 चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अब आते हैं हम पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार, कि हमारे जो पदार्थ होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह से व्यवहार करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया परिनलिका को लेकर के। परिनलिका याद आ रहा है कुछ, हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं और हमने बताया था कि हमारी जो परिनलिका होती है वो एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है ना धारावाही परिनलिका। तो पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह से व्यवहार होता है उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। पहले इस एक्सपेरिमेंट को जानते हैं। फैराडे ने किया। फैराडे ने क्या बताया कि सभी जो पदार्थ होता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। कि जितने भी पदार्थ होते हैं ना, भाई पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, तो ये सारे के सारे चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार समझने के लिए एक प्रयोग किया गया। वो क्या किया गया, एक परिनलिका में धारा प्रवाहित करके उसके अंदर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया। हमें अच्छे से पता है कि परिनलिका के अंदर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, याद है आपको कुछ, B = μ0 Ni। और हमने कहा था कि ये परिनलिका के अंदर समान रहता है धारावाही परिनलिका में, ठीक है। बाहर हमने 0 माना था। तो किसी परिनलिका में धारा प्रवाहित की गई और उसके अंदर क्या किया गया, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जनरेट किया गया जो उसकी अक्ष पर एक समान होता है नहीं होता, तथा सिरों पर कम होता है। और सिरों पर बताया था ना मैंने, सिरों पर ये इसका आधा हो जाता है। ये सब चीज़ें हम लोग निकाल चुके हैं, कुछ नया नहीं है। यदि परिनलिका को ऊर्ध्वाधर रख दिया जाए, अब इस परिनलिका को आपने चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर लिया, अब इसको ऊर्ध्वाधर रख दिया, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे लंबवत रख दिया, तथा उसके सिरों के समीप असमान चुंबकीय क्षेत्र में परिनलिका के अंदर सुग्राही तुला से कोई पदार्थ लटकाए गए। हमने देखे कि हमने यहाँ पर कुछ पदार्थ लटकाए इसके अंदर, तो इन पदार्थों का हमने व्यवहार जाना और इन्हीं व्यवहार के आधार पर इन पदार्थों के नाम भी पढ़े। वो क्या क्या पढ़े वो अभी पढ़ते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे आए, कुछ पदार्थों में जैसे जैसे कोबाल्ट ले लिया या लोहा ले लिया या निकिल, पहले इनको लटकाया गया। तो देखा तो क्या देखा कि प्रबल बल से, कि ये जो पदार्थ है ना, कोबाल्ट है, लोहा है, निकिल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये जो पदार्थ है वो प्रबल बल से परिनलिका के अंदर की ओर खिंचते हैं।
यानी कि जब इन पदार्थों को लटकाया गया तो ये परिनलिका के अंदर की ओर खींचने लगे, और वो भी बहुत तेजी से, यानी कि प्रबल बल से। अर्थात कम चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग से अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर विस्थापित होने लगे, कि कम चुंबकीय क्षेत्र जहां था वहां से ये अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने लगे। भाई सिरों के ऊपर कम होता है, तो अगर ये पदार्थ लटकाए गए तो ये कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर प्रबल बल से विस्थापित होने लगे। तो ऐसे पदार्थों को हमने कुछ नाम दिया, इन्हें कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं इनको बच्चों? लोह चुंबकीय पदार्थ। और लोह चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल क्या है? कोबाल्ट है, निकिल है, ठीक है, लोहा है, ये सारे के सारे हमारे लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चलिए फिर दूसरा क्या देखा गया? कुछ और पदार्थ लटकाए गए। कैसे? एल्यूमिनियम आदि। एल्यूमिनियम को लटकाया गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है बुक में, आप देख लेना। जब एल्यूमिनियम को लटकाया गया तो क्या देखा गया कि ये भी अंदर की ओर खींचा, लेकिन दुर्बल बल से। जैसे ये वाले पदार्थ तो बहुत प्रबल बल से खींच रहे थे ना, लेकिन ये भी अंदर की ओर गया, लेकिन दुर्बल बल से। ओके, इन्हें पदार्थों को हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। इनको हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, फिर कुछ पदार्थ और लटकाए गए, जैसे जिंक है, विस्मित है, सोना है। इन पर जब देखा गया तो इन पर जो हमें बल की दिशा है ना, ये हमें देखा गया कि ये प्रतिकर्षित से हो रहे हैं। मतलब ये कि बल की जो दिशा है वो अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग से कम चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर हो रही है। ये जो पदार्थ थे बाकी के, वो तो कम से अधिक की ओर जा रहे थे ना, ये उल्टे हुए, ये अधिक से कम की ओर जा रहे थे, यानी कि प्रतिकर्षित हो रहे थे। तो इन पदार्थों को कहा गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा गया? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यानी कि हमें यहाँ से 3 तरह के पदार्थ जानने को मिले: लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। कौन से पदार्थ लोह चुंबकीय होते हैं, कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं, और कौन से जो पदार्थ होता है वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। और इन पर जो बल होता है वो दुर्बल होता है। ये प्रेक्षण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर नहीं, ये प्रेक्षण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी दिशा पर निर्भर नहीं करते हैं। ओके बच्चों, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। तो उपयुक्त पदार्थों के व्यवहार से हमें 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थ मिले। प्रथम प्रकार के को कहा लोह चुंबकीय, दूसरे प्रकार के को कहा अनुचुंबकीय, और तीसरे प्रकार के को क्या कहा? प्रतिचुंबकीय। तो समझ में आया? लोह चुंबकीय क्या? जो प्रबल बल से कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर जाए। ठीक है। अनुचुंबकीय क्या? जो जाए तो कम से अधिक की ओर, लेकिन उनमें लगने वाला बल जो है ना वो इतना प्रबल नहीं हो। ठीक है, आकर्षित तो हो रहा है लेकिन इतनी प्रबलता से नहीं हो रहा है। और प्रतिचुंबकीय क्या? जो प्रतिकर्षित हो रहा है वो जा रहे हैं अधिक से कम की ओर। और बाकी अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। इनके एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा? एक तो चुंबकत्व से रिलेटेड गाउस का नियम पढ़ा, जो हमें ये बताता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल जो फ्लक्स होता है वो 0 होता है, क्योंकि जितना उसमें एंटर करता है उतना ही उससे आउट होता है। ओके, और आज हमने 3 प्रकार के पदार्थ के बारे में जाना: प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।